नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 28 जनवरी 2021 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उनसे संबंधित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपने पहले आर्टिकल पर आते हैं और ये एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से रिकवरी पर आएगी उसके संबंध में चर्चा करता है। अर्थव्यवस्था में रिकवरी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तंत्र ये माना गया है कि जो भी अर्थव्यवस्था में निवेश है, क्योंकि निजी निवेश उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकारों को निवेश करने की ज़रूरत है, जिसको हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट या सार्वजनिक निवेश कहते हैं। और दुनिया के जो भी अर्थव्यवस्था रिकवरी के रास्ते पर दिखाई पड़ रही हैं, वहाँ पर सार्वजनिक निवेश अधिक हुआ है। तो इसी संबंध में आर्टिकल में चर्चा की गई है। अगर हम राष्ट्रीय आय के आंकड़े देखें, जो एक अग्रिम आंकड़े अभी प्रस्तुत किए गए हैं, तो हमारी जीडीपी की जो एक तरह से जो गिरावट है, जो कमजोरी आई है, वो लगभग 7.7% की है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो पहली और दूसरी तिमाही दोनों में ही जीडीपी में 23.9% और 7.5% की कमी आई है। और इसके आधार पर एक टेक्निकल एक टर्म कहा जाता है रिसेशन, यानी मंदी। तो माना जाता है कि अगर लगातार 2 तिमाही में अगर आपकी जीडीपी घटती जा रही है तो आप मंदी या रिसेशन में जा रहे हैं। तो भारत टेक्निकली एक तरह से मंदी की स्थिति में पहुंच गया है और सरकार ये कह रही है कि जो रिकवरी है वो वी आकार की है। देखिए, जब हम वी आकार की रिकवरी की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप समय सीमा को ले लेते हैं और यहाँ पर अगर आप विकास को ले लेते हैं, तो अगर आप ये एक तरह से ग्राफ देखें तो कोविड-19 के कारण जो स्थिति नीचे आई और फिर वापस रिकवर होना, तो अर्थव्यवस्था में जो भी कमी आई है दोबारा ये वापस आ रहा है, तो ये एक तरह से वी शेप रिकवरी कहा जाता है। इस तरह की जो रिकवरी है वो अर्थव्यवस्था में जरूर दिख रही है, लेकिन ध्यान रखें कि अभी भी सरकार को निवेश करने की आवश्यकता है। तो जो भी स्थिति सुधरेगी भविष्य में, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार का निवेश करना आवश्यक है। कोविड-19 में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है या कोविड-19 के जो केस है उनकी संख्या बहुत तेजी से घटी है और भारत के अलग अलग राज्यों में स्थिति सुधर रही है, तो ये एक सकारात्मक पक्ष दिखा रहा है कि हम रिकवरी में तेजी से जा सकते हैं। अगर हम तुलनात्मक रूप में देखें तो ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के कारण ही हमारी जीडीपी में गिरावट आई है। ये स्थिति काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अगर हम 2017-18 के आंकड़े देखें तो 2017-18 में जो चौथी तिमाही का हिस्सा था, यानी एक तरह से जनवरी फरवरी मार्च की अगर हम बात करें तो 2017-18 में जो चौथी तिमाही थी, वहां पर एक तरह से जो विकास दर थी वो 8.2% थी। और अगर हम इसको 2019-20 की जो अंतिम तिमाही थी, यानी जनवरी फरवरी मार्च, वहां पर देखें तो ये घटकर 3.1% रह गई। यानी लगातार 8 तिमाही में हमारी जो जीडीपी है उसमें एक तरह से गिरावट आती गई है। तो ये जो कोविड-19 के समय गिरावट दिख रही है, ऐसा नहीं है कि केवल कोविड-19 के कारण ही हो रहा है, वो एक बड़ा कारण जरूर है, क्योंकि वैश्विक स्थिति काफी कमजोर रही है अर्थव्यवस्था में। लेकिन 2017-18 से अर्थव्यवस्था में एक कमजोरी की स्थिति दिख रही है। इसके प्रमुख कारणों में खासतौर पर जीएसटी का जो सुधार था या नोटबंदी की जो प्रक्रिया थी, उसको भी एक तरह से हम उसमें उत्तरदायी कुछ हद तक मान सकते हैं। लेकिन केवल कोविड-19 अभी की जो स्थिति उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये स्थिति काफी लंबे समय से चल रही है, तो सरकार को इसको एड्रेस करने के लिए जल्द प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार की तरफ से माना यह जा रहा है कि सरकार उम्मीद कर रही है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, निजी कॉरपोरेट संस्थाएं हैं, वो तेजी से निवेश करेंगी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को निवेश करने की जरूरत है। आरबीआई की तरफ से अगर हम देखें तो प्रयास किए गए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, तरलता को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर आसानी से बाजार में मुद्रा उपलब्ध है, तरलता उपलब्ध है, लोग बहुत कम ब्याज पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आरबीआई की तरफ से तरलता बढ़ाने के लिए रेपो में लगातार कमी किया गया। कई मौद्रिक नीतियों के पार्ट पर जो मौद्रिक नीति समिति की घोषणाएं हुई, उसमें एक तरह से रेपो दर में लगातार कमी की गई और इस कमी को एक तरह से अगर हम देखें तो लगभग 135 बेसिक पॉइंट के आसपास, यानी लगभग 1.35% के आसपास रेपो दर में कमी की गई फरवरी से अक्टूबर 2019 के बीच में। तो तरलता को बढ़ाने के लिए आरबीआई की तरफ से प्रयास लंबे समय से चल रहे थे, तो आरबीआई के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जरूरत यह है कि जो मौद्रिक नीति है, जहां पर प्रमुख दरों के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जा रहा है, और साथ साथ जब हम बात करते हैं राजकोषीय नीति, जहां पर सरकार के द्वारा जो भी कर लगाए जा रहे हैं, जो राजस्व प्राप्त किया जा रहा है, उनके संबंध में बजट में जो घोषणाएं की जाती हैं, तो मौद्रिक नीति और राजस्व नीति दोनों में सामंजस्य की आवश्यकता है। जब तक आप इनको सामंजस्य में नहीं लाएंगे, आर्थिक स्थिति को दोबारा पुनः पटरी पर लाना उतना आसान नहीं है।
वर्तमान में आरबीआई की तरफ से जो मौद्रिक नीति एक तरह से जारी की गई है, वहां पर जो भी प्रमुख दरें हैं उनको अपरिवर्तित रखा गया है, क्योंकि आरबीआई का मानना यह है कि जो मुद्रास्फीति की स्थिति है जो लगभग 7% के आसपास पहुंच रही थी, अगर हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर देखें, और दिसंबर के जो आंकड़े आए हैं ये घटकर 4.6% पहुंच गई है। तो मुद्रास्फीति की लगातार जो वृद्धि है वो कुछ हद तक नियंत्रण में आ गई है, कारण खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में एक तरह से नियंत्रण हुआ है। इसी के साथ साथ ध्यान रखें, आप सभी जानते हैं मुद्रास्फीति को टारगेट करने के लिए जो लक्ष्य आरबीआई को दिया गया है, अगर हम 2016 से 2021 5 वर्ष की बात करें तो यहां पर यह लक्ष्य 2% से 6% के बीच में है। तो अगर 4.6% पर पहुंच गई है मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित, तो हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की जो स्थिति है उसको नियंत्रित कुछ हद तक जरूर किया गया है। और मार्च 2021 में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो पिछले 5 वर्ष से लक्ष्य चल रहा था 2% से 6%, इसको पुनर्विचार करना है, यानी एक नए फ्रेमवर्क को लाने की जरूरत है कि जो लक्ष्य दिया गया है यानी 2% से लेकर जो 6% की स्थिति है इसको एक तरह से परिवर्तित करने की जरूरत है। ये 6% की जो मुद्रास्फीति है काफी कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा जो नए लक्ष्य दिए जाए आरबीआई को मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएं। तो अगर मुद्रास्फीति में कुछ छूट दी जाती है, वो थोड़ा बढ़ सकती है, तो आरबीआई के लिए अपनी मौद्रिक नीति को लागू करना और ज्यादा आसान है। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है यानी मुद्रा आपूर्ति वैसे ही ज्यादा है और वस्तुएं कम है, ऐसी स्थिति में आरबीआई बहुत अधिक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर ध्यान देता है और बाजार में एक तरह से जो मंदी है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर सकता है। क्योंकि मंदी की स्थिति का सिंपल सा मतलब है कि बाजार में जो वस्तुएं हैं वो एक तरह से नहीं बिक रही हैं, उत्पादन नहीं हो पा रहा है, और मुद्रास्फीति हो रही है, इसका मतलब है वस्तुएं नहीं है। तो एक तरह से विरोधाभास दिखाई पड़ता है कि जब हम मंदी कह रहे हैं तो उत्पादन नहीं हो रहा है और उसके साथ साथ एक तरह से मूल्य वृद्धि भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो मूल्य वृद्धि है और मंदी ये एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कारण से जब हम अर्थव्यवस्था को रिकवरी पर लाना चाहते हैं तो भारत सरकार की जो राजकोषीय नीति है और आरबीआई की तरफ से जो मौद्रिक नीति है इसमें सामंजस्य लाने की जरूरत है। तरलता को बढ़ाने के लिए 9 अक्टूबर 2020 को आरबीआई की तरफ से टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, देखिए आप रेपो दर के बारे में जानते हैं कि ये लघुकालीन दर है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। लेकिन अगर रेपो दर जो लघुकालीन है उसी दर पर अगर दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए अगर उधार दिया जाता है तो ये एक तरह से कहलाता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो लॉन्ग टर्म में आप जब उधार देते हैं तो ब्याज दर आपको ज्यादा लेनी चाहिए, लेकिन आप रेपो दर पर ही दे रहे हैं तो कम ब्याज पर लंबे समय के लिए एक तरह से धन उपलब्ध कराया जा रहा है। किसमें? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ। तो शुरुआत में इसमें 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया था जहां पर संकट की स्थिति दिख रही थी, जो आसानी से कम ब्याज पर लंबे समय के लिए उधार प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलकर इसको जो क्षेत्र है वो 5 से बढ़ाकर कर दिया गया 26। तो आरबीआई की कोशिश है कि आसान दरों पर बाजार में तरलता उपलब्ध कराई जाए जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश की कमी ना हो। और अगर निवेश की कमी नहीं है तो नए उद्योग लगाना, उत्पादन बढ़ाना और उससे रोजगार सृजन करना, लोगों की आय बढ़ाना, ये सारे कार्य एक साथ किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आरबीआई के द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से कोशिश ये है कि दीर्घकालीन जो बॉन्ड है उनको बाजार से खरीदा जाए और जो लघुकालीन बॉन्ड है उनको बाजार में बेचा जाए। तो खुले बाजार की जो नीति है उसको एक तरह से आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट के माध्यम से लागू कर रही है और कोशिश ये है कि बाजार में जो तरलता की स्थिति है उसको नियंत्रित रखा जाए। तो खुले बाजार की नीति के माध्यम से भी आरबीआई की तरफ से अर्थव्यवस्था में जो पूंजी की उपलब्धता है, जो तरलता की उपलब्धता है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अंतिम रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बाजार में कितनी भी तरलता उपलब्ध करा दीजिए, अगर निजी क्षेत्र के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो निवेश की स्थिति है जो निजी क्षेत्र नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अर्थव्यवस्था में निवेश करें, जिसको हम बोलते हैं राजकोषीय अतिरिक्त मदद या फिजिकल स्टिमुलस। तो जब तक भारत सरकार की तरफ से जो सार्वजनिक निवेश है वो बढ़ाया नहीं जाएगा, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार हो पाए ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। तो केवल तरलता बढ़ाना और निजी क्षेत्र से उम्मीद करना कि वह अर्थव्यवस्था को रिकवरी पर लाएंगे, ये आसान नहीं है। तो सरकार को प्रयास और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। ये अलग बात है कि सरकार के राजस्व में भी कमी आई है,
क्योंकि कोविड-19 के कारण जो भी स्थिति बनी अर्थव्यवस्था में, उससे सरकारी राजस्व में गिरावट आई, लेकिन सरकार को अपना व्यय बढ़ाना पड़ा, तो इस कारण से सरकार का घाटा बढ़ता गया। तो राजकोषीय घाटे की जो एक वृद्धि दिखाई पड़ रही है, ये माना जा रहा है भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो शायद सरकार उतना खर्च नहीं करे, लेकिन यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ता भी है तो सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश करने से पीछे नहीं हटेगी। तो ये एक सकारात्मक सरकार की तरफ से पहल है कि वो राजकोषीय घाटे के बढ़ने की चिंता न करते हुए भी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए तैयार है। अगर हम वर्तमान में देखें तो जो अर्थव्यवस्थाओं में निवेश अलग अलग देश में किया जा रहा है वहाँ की सरकारों के द्वारा, उसमें भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जैसे अगर हम अमेरिका में देखें तो ये लगभग 5.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश है। भारत अगर हम देखें तो अपनी जीडीपी का लगभग 1.8% कर रहा है। ब्राजील को देखें 8.3%, रूस की बात करें 2.4%, चीन 4.6% और दक्षिण अफ्रीका 5.3%। तो हमें अपनी जीडीपी का जो हिस्सा हम निवेश कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार को करना पड़ेगा। सार्वजनिक निवेश यही एक तरह से अर्थव्यवस्था में रिकवरी की कुंजी है। इसी के माध्यम से आप अर्थव्यवस्था में रिकवरी ला सकते हैं। मौद्रिक नीति को आप इस तरह से बनाएं कि अर्थव्यवस्था में आसानी से तरलता उपलब्ध हो पाए, इसके लिए आरबीआई काम कर रहा है। तो सरकार का जो पक्ष है, यानी 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो राजकोषीय नीति है उसका स्टेटमेंट है। तो राजकोषीय नीति में सरकार को ये कहना पड़ेगा कि उसके द्वारा जो सार्वजनिक निवेश है वो बढ़ाया जाएगा और साथ साथ आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है वो अर्थव्यवस्था में तरलता या अन्य प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं उनको आसानी से उपलब्ध कराएगा। इनके माध्यम से एक तरह से हम अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाकर जो मंदी की स्थिति दिख रही है उससे बाहर आ सकते हैं। जो भी आंकड़े अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हैं, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें या विश्व बैंक की बात करें, उनका मानना है कि जो तीसरी तिमाही के आंकड़े हैं भारत के, वो काफी सकारात्मक हो सकते हैं। इसी के साथ साथ उम्मीद की जा रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था अंतिम रूप में आते आते अन्य किसी देश की तुलना में एक सकारात्मक विकास दर प्राप्त कर पाएगी। तो ये तभी होगा जब राजकोषीय नीति जो बजट में सरकार घोषणा करने वाली है और आरबीआई की तरफ से जो मौद्रिक नीति का पार्ट है उस पर एक तरह से सामंजस्य बनाकर रखा जाए। हमारी इसी चर्चा के आधार पर आप मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आर्थिक पुनः प्राप्ति इकोनॉमिक रिकवरी के लिए मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति में सामंजस्य आवश्यक है। देखिए, मौद्रिक नीति अगर मान लीजिए आपने ब्याज दरों को बहुत कम करा, बाजार में बहुत ज्यादा तरलता हो गई, लेकिन अगर सरकार की तरफ से मान लीजिए अपनी एफडीआई पॉलिसी को आसान नहीं किया गया, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नीतियां आसान नहीं है, तो विदेशी निवेश आसानी से नहीं आएगा। भारत सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण या अन्य जो संबंधी समस्याएं जैसे श्रम कानून में सरकार ने सुधार किया, तो वो भी एक तरह से बाहरी निवेश को आकर्षित करता है। सरकार के द्वारा जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें कमी की जाए, या सरकार की तरफ से अलग अलग क्षेत्र में जो जीएसटी की दरें हैं उसमें कुछ सुधार किया जाए, कुछ कमी की जाए, तो ये राजकोषीय नीति के हिस्से से सरकार कर सकती है। तो दोनों तरफ से मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों में सामंजस्य ही अर्थव्यवस्था में रिकवरी एक तरह से ला सकता है। हम अपनी अगली न्यूज पर आते हैं और ये भी पेज नंबर 6 के पार्ट पर एडिटोरियल के हिस्से में है। जीएस पेपर 3 में इसको इकोनॉमी से आप जोड़ सकते हैं। ट्रबलिंग ट्रेंड्स। तो कोविड-19 के कारण जो स्थिति दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं में बन रही है उसमें देखा यह जा रहा है कि जो असमानता है, गरीब और अमीर का जो अंतर है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। यानी इसके कम होने की जो संभावनाएं दिख रही थी वो एक तरह से धूमिल पड़ गई हैं इस कोविड-19 के कारण। मार्च में जब सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया तो कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो एक तरह से उन श्रमिकों पर पड़ा जो डेली एक तरह से कमाई करके अपना गुजारा करते थे। तो बड़े पैमाने पर जो श्रमिक हैं वो शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर उनका पलायन प्रारंभ हुआ। तो ये दिखा रहा था कि एक तरह से जो मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग और जो उच्च वर्ग है उसके लिए बहुत अधिक समस्याएं नहीं थी। मध्यम वर्ग, उनसे नीचे और साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनके लिए समस्याएं बढ़ी हुई थी। और ये एक तरह से अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के कारण जो स्थिति है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये असमानता का जो बढ़ता हुआ स्तर है इसको एक तरह से हमें देखने की जरूरत है। ऑक्सफैम संस्था की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा एक सर्वे किया गया है और उनसे बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जैसे अगर हम देखें कि दुनिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनको जो भी कोविड-19 से घाटा हुआ उसको उन्होंने लगभग 9 महीने के अंदर अंदर एक तरह से
पूरा कर लिया। यानी जो घाटे की स्थिति कोविड-19 के कारण उनको बन रही थी, उन्होंने उसको 9 महीने के अंदर ही एक तरह से हल कर लिया, यानी वो घाटा उनका समाप्त हो गया। जबकि अगर हम गरीब व्यक्ति की बात करें तो उसी तरह के घाटे को गरीब व्यक्ति को हटाने में दशकों का समय लग जाएगा, यानी कई दशक यानी 10 साल या उससे ज़्यादा के समय में एक तरह से वो अपनी इस स्थिति को अलग हट सकता है। यानी महामारी आने से पहले की जो स्थिति है उसमें कोई गरीब व्यक्ति अगर आना चाहता है तो उसे लगभग 10 साल का समय लगेगा। तो ये दिखा रहा है कि जो भी असमानता है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर विस्तारित हो चुकी है। भारत में अगर हम देखें तो जो 100 अरबपति हैं उनके द्वारा मिलकर एक तरह से जितना भी उनके द्वारा इनकम किया गया है वो इनकम का हिस्सा अगर हम देखें तो जितना उन्होंने कमाया है उसको अगर भारत में 138 मिलियन जो गरीब व्यक्ति हैं उनमें अगर बांटा जाए तो सभी व्यक्तियों को 94,045 रुपए प्राप्त हो पाएंगे। तो आप अंदाज लगाएं कि जितना 100 अरबपति भारत में एक तरह से महामारी के समय उनके द्वारा कमाई की गई, वो हिस्सा 138 मिलियन जो गरीब हैं उनमें 94,045 रुपये देने में सक्षम है। तो ये दिखाता है कि जहां हम लाखों में एक तरह से लोगों की बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ गणना में जो सैकड़ों लोग हैं यानी 100 अरबपति हैं उनकी आमदनी और यहाँ पर लाखों लोगों की आमदनी में एक कह सकते हैं बराबरी दिखाई पड़ रही है। तो ये स्थिति दिखा रही है कि कहीं ना कहीं जो असमानता की स्थिति है वो बढ़ी है। तो कोई अकुशल श्रमिक है 3 वर्ष में जितनी वो कमाई करता है उसका हिस्सा 1 सेकंड में कोई अमीर व्यक्ति एक तरह से कमा सकता है। तो ये बड़ा गैप यहाँ पर दिखाई पड़ता है। भारत में लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या अन्य तरीके से जो भेदभाव होता है वो और ज़्यादा प्रबल हो गया और असमानता को बढ़ा दिया जब हम कोविड-19 महामारी की बात करते हैं। तो ये कारक ऐसे हैं जो असमानता को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। और असमानता अगर अर्थव्यवस्था में बढ़ती है तो इसके सामाजिक और राजनीतिक दोनों पक्ष हैं। सामाजिक पार्ट पर अगर हम देखें तो असमानता अगर बढ़ेगी, गरीब व्यक्ति बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा आय या जीविकोपार्जन के लिए जो साधन है उसके लिए मांग की जाएगी, और अगर सरकार उन्हें उपलब्ध नहीं करा पाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार का विरोध बढ़ेगा। महामारी के समय में सरकार के द्वारा जो कृषि कानून लाए गए उसको माना जा रहा है कि लोगों को लग रहा है कि उनकी आमदनी कोविड-19 में वैसे ही घटी है और अगर ये कानून आएंगे तो उनकी आमदनी और घट सकती है। तो इसीलिए आप देखेंगे सरकार का इतना प्रबल और बड़ा एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है किसानों का। तो ये स्थिति दिखाती है कि सामाजिक एक तरह से जो परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन, वो भी बड़े पैमाने पर हो सकते हैं अगर असमानताएं बनती हैं। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि असमानताएं अगर बढ़ी हैं तो उनको दूर करने का उपाय क्या है, तो दूर करने के उपाय जो उसके कारण है उसी में छिपे हुए हैं। अगर आप रोजगार को बढ़ाते हैं तो लोगों को अगर रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, जैसे जो श्रमिक शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में पलायन कर चुके हैं कोविड-19 के समय, उनको एक तरह से शहरी क्षेत्र में वापस बुलाया जाना चाहिए। उनको रोजगार की एक गारंटी दी जानी चाहिए कि आपको रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। ये स्थिति अगर आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं असमानता जो बढ़ी हुई दिख रही है उसमें कुछ कमी लाने में मदद मिलेगी। तो बढ़ी हुई जो रोजगार है वो आय को बढ़ाने का काम करेगा। इसी के साथ साथ रोजगार और आय अगर आपको उपलब्ध हो रहा है तो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो आपको सरकार के द्वारा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि कोविड-19 महामारी के समय जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी मजबूती एक आवश्यकता के रूप में मानी गई। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना एक प्रमुख हिस्सा है। इसी के साथ साथ शिक्षा, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अगर मजबूती की जाए तो भविष्य में जो असमानता है उसमें कुछ कमी लाई जा सकती है। तो रोजगार, आय, स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य जो आवश्यक तत्व एक तरह से एक गर्मामयी जीवन के लिए माने जाते हैं उनको अगर बढ़ावा दिया जाए तो इस तरह से जो असमानता की स्थिति बन रही है इनको दूर करने में भविष्य में मदद मिलेगी। हम अपने अगले आर्टिकल पर आते हैं और ये पेज नंबर 7 पर जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्टिकल के माध्यम से ये कहा गया है कि अगर देश में सेल्फ रिलायंस यानी हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें विज्ञान के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है उसको महत्वपूर्ण रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जब तक इस तरह की आत्मनिर्भरता हम विज्ञान के क्षेत्र में मजबूती से प्राप्त नहीं करेंगे, आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर हम मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भारत में अगर हम देखें तो जो विज्ञान नीतियां हैं उनको बनाने की जो परंपरा है वो 1958 में पहली विज्ञान नीति के माध्यम से शुरू हुई। और जब पहली विज्ञान नीति 58 में बनाई गई थी तो उद्देश्य यह था कि ज्ञान प्राप्त करना और किस तरह से उसको विस्तारित करना, यानी ज्ञान प्राप्त करना और उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये एक तरह से प्रमुख उद्देश्य रखा गया था पहली विज्ञान नीति में। दूसरा उद्देश्य यह था कि जो भी नए प्रकार का ज्ञान है उसकी पहुंच लोगों तक बढ़ाना। और तीसरा जो भी शैक्षणिक स्वतंत्रता है, एकेडमिक जो फ्रीडम है वो बनाए रखना, क्योंकि जब तक शिक्षण संस्थान स्वायत्त रूप में
जब तक शिक्षण संस्थान स्वायत्त रूप में कार्य नहीं करेंगे, उनके ऊपर कोई राजनीतिक या प्रशासनिक अगर दबाव रहता है तो वहां पर गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शैक्षणिक स्वतंत्रता की यहाँ पर बात की गई। तो ये 3 आधार थे। पहली विज्ञान नीति जो 58 में बनी थी, उसी के क्रम में हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा एक मसौदा जारी किया गया है और इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसकी तरफ से एक मसौदा जारी किया गया है और ये भारत की 5वीं विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवाचार नीति होगी। यानी विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और नवाचार इनोवेशन के क्षेत्र में किस तरह से आगे काम किया जाएगा, इसके बारे में मसौदा दिया गया है। तो इस पर डिस्कशन होगा, लोग अपने विचार रख सकते हैं। अंतिम रूप में ये नीति सरकार के द्वारा बाद में घोषित की जाएगी। तो अभी केवल एक तरह से एक ब्लूप्रिंट है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर हम देखें तो प्रमुख रूप से सरकार ने कहा है कि जो भी तकनीकी या हमारी जो प्रौद्योगिकी है उसमें हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं। यानी जो भी नई तरह की टेक्नोलॉजी भारत में उपयोग की जा रही है या बाहर के देशों में उपयोग की जा रही है और भारत में भी उसको विकसित करने की जो संभावनाएं हैं उसको बढ़ाना। तो एक तरह से जो तकनीकी या हमारी जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है उसको मजबूत करके आगे लाना और इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। दूसरा सरकार की तरफ से लक्ष्य है कि विश्व की 3 सर्वोच्च विज्ञान जो महाशक्तियां यानी जो साइंस सुपर पावर कहलाती हैं उनमें भारत को शामिल करना। और इसके लिए एक तरह से आप देखें तो यूएसए और चीन, उनके बाद एक तरह से भारत को एक तीसरे नंबर पर यहाँ पर लाने का इस नीति के माध्यम से प्रयास है। तीसरा सरकार की तरफ से है कि अगर हम एक तरह से विज्ञान में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि जो भी विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी या नवाचार में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो भारत में रहकर काम करें। आप देखें कि अमेरिका में चाहे हम नासा की बात करें या अन्य जो हमारी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं वहां पर देखें तो बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ एक तरह से टैलेंट है उसको भारत में रोकना, ये भी इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। तभी आप साइंस में एक बड़ी सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। नीति जो भी होगी एक तरह से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में वो जन केंद्रित होगी। यानी लोगों को किस तरह से अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए। कोविड-19 में हमने देखा कि जैव प्रौद्योगिकी का काफ़ी महत्व दिखाई पड़ा। तो हमें एक तरह से देखना पड़ेगा महामारी या ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति है जहां पर लोगों को ज़्यादा लाभ देना है, तो ऐसी किस तरह की तकनीक या प्रौद्योगिकी हम विकसित करें कि लोगों को अधिकतम लाभ हो। तो जन केंद्रित एक तरह से ये नीति होगी भविष्य में। सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि R&D, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी अनुसंधान और विकास, इस क्षेत्र में हम ज़्यादा व्यय करना चाहते हैं। और कोशिश हमारी ये है कि जो भी हमारा सकल घरेलू व्यय है उसको हम एक तरह से दोगुना करना चाहते हैं 5 वर्ष में। जितना हम अनुसंधान और विकास पर व्यय करते हैं आने वाले 5 वर्षों में उसको हम दोगुना करना चाहते हैं। और ये काफ़ी एम्बिशियस लक्ष्य है। सरकार कैसे और कितनी तेजी से इसको प्राप्त करती है ये भविष्य में देखने वाली बात है। वर्तमान में अगर हम देखें तो अपनी जीडीपी का 0.5 से 0.6% हम निवेश करते हैं एक तरह से अनुसंधान और विकास में। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है कि निवेश उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम देखें तो जो निजी निवेश है उसकी कमी है, क्योंकि जो भी इस क्षेत्र में निवेश हो रहा है उसमें रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है। इसी के साथ साथ जो वित्तीय स्थिति है बहुत अनुकूल नहीं है। यानी अगर अनुसंधान विकास में कोई निवेश करने के लिए किसी तरह से बाजार से कोई ऋण प्राप्त करना चाहता है तो वो संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर अनुकूल वित्तीय स्थिति नहीं है तो निवेश संभव नहीं है। एक अगला इस नीति में कहा गया है कि जो आधार अनुसंधान होता है, जिसको हम बेसिक रिसर्च कहते हैं, यानी विज्ञान का बिल्कुल प्रारंभिक भाग जहां पर अनुसंधान किया जाता है, उस तरह के अनुसंधान में आप ध्यान रखें कि निजी क्षेत्र नहीं शामिल होगा, क्योंकि इस तरह का अनुसंधान जो लाभ है वो बहुत लंबे समय में देता है। तो जैसे कोई मान लीजिए दूर दराज का क्षेत्र है, वहां पर विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रारंभिक कार्य है वो सरकार को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कार्य सिर्फ भारत सरकार करने वाली है। दुनिया के बड़े देशों में जो प्रमुख विकसित देश हैं, जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी निजी क्षेत्र जो आधार रिसर्च होता है या आधार अनुसंधान होता है उन क्षेत्र में वो निवेश नहीं करते हैं। वो बड़ी प्रौद्योगिकी या वर्तमान में जो नई तकनीक आ रही है उनमें एक तरह से निवेश करते हैं। तो जो आधारभूत एक तरह से माने जाते हैं अनुसंधान, वहां पर सरकार को निवेश करने की आवश्यकता है। उन्हें निजी क्षेत्र पर अपनी निर्भरता कहीं ना कहीं घटानी पड़ेगी। ये भी भविष्य में एक प्रमुख यहाँ पर लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम आधार अनुसंधान को भविष्य के लिए मजबूत कर सकते हैं। प्रशासनिक तंत्र है उसको विकेंद्रित करने की जरूरत है। यानी जो भी एक तरह से प्रशासनिक ढांचा है, खास तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही है, उसका नियंत्रण विज्ञान के क्षेत्र में जो भी संस्थाएं या जो भी अलग अलग शिक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं वहां पर ज़्यादा उनकी एक तरह से दखल है, उसको न्यूनतम करने की जरूरत है।
सरकार की कोशिश ये होगी भविष्य में कि जो वित्तीय प्रबंधन है, यानी शिक्षण संस्थान जो इस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान विकास में शामिल है, उनको जो वित्तीय मदद मिल रही है उसमें एक तरह की स्वायत्तता उनको प्रदान की जाए। जैसे अगर मान लीजिए कोई आईआईटी है तो उसके द्वारा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, तो उसके पेटेंट अगर वो कराते हैं तो जो भी उसकी आमदनी का पार्ट है वो एक तरह से उनको अनुसंधान विकास में खर्च करने के लिए उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरह से जो वित्तीय प्रबंधन है उसमें स्वायत्तता या स्वतंत्रता वो कहीं ना कहीं अनुसंधान विकास के क्षेत्र में हमें देने की जरूरत है, तभी हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में आगे बढ़ सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन के लिए सरकार ने कहा है कि वो एक वैकल्पिक मार्ग निकालेंगे। वर्तमान में जिस तरीके से फंड दिए जाते हैं उससे अलग कुछ नीति सरकार बनाएगी, जिससे आसानी से अनुसंधान विकास के जो क्षेत्र हैं वहां पर फंड सरकार उपलब्ध करा सके। तो ये एक अच्छे कदम के रूप में हम मान सकते हैं। अनुदान प्रबंधन, देखिए जब हम अनुसंधान विकास की बात करते हैं तो जो ग्रांट है, कोई भी रिसर्च है उसके लिए जो सरकार की ग्रांट होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर वो आसानी से उपलब्ध है तो अनुसंधान विकास बढ़ेगा। अगर उसमें बहुत ज़्यादा सरकारी दखल है और नीतियाँ बनाने में बहुत समय लगता है और अनुदान को पारित करने में बहुत लंबा समय लगता है, तो जो अनुसंधान करने वाले हैं वो हतोत्साहित होते हैं और वो बाहर के देशों में एक तरह से जाने का प्रयास करते हैं अपने अनुसंधान और विकास के कार्य के लिए। तो ये हमारे यहाँ का जो टैलेंट है उसको भारत से एक तरह से बाहर करता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी अनुदान या ग्रांट दिया जा रहा है अनुसंधान विकास में, उसके प्रबंधन में हम अंतर्राष्ट्रीय मानक को अपनाएं। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है किसी भी अनुसंधान करने वाले को अनुदान देने के लिए, उसको भारत में भविष्य में सरकार लागू करेगी, ऐसा इस नीति में सरकार के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर हम 2 वर्ष के आंकड़े देखें और लगभग 23 आईआईटीज़ के आंकड़े देखें तो इसमें लगभग 2400 स्टूडेंट हैं जिन्होंने दाखिला लेने के बाद अपना जो वहाँ से एडमिशन है वो हटाया है। और इसमें प्रमुख रूप से आप देखें तो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो स्टूडेंट है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो सरकार की तरफ से एक प्रयास है कि कहीं ना कहीं जो भेदभाव एक तरह से इन संस्थानों में हो रहा है उनके साथ, उसको रोका जाए। यहाँ पर ये भी आंकड़े सामने आए हैं कि इन शिक्षण संस्थानों में जो आत्महत्या के केसेस हैं वो बढ़े हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो भेदभाव है वो चाहे जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, वो इन संस्थानों में न्यूनतम किया जाए। तभी हम जो भी एक तरह से पिछड़े वर्ग से हैं या एक तरह से वंचित समुदाय से लोगों को हम आगे बढ़ाकर उनको इन संस्थानों में लाना चाहते हैं, वहाँ पर उनकी शिक्षण की स्थितियों को हम अनुकूल कर सकते हैं। इसके लिए भी कहने की सरकार को भेदभाव कम करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है और सरकार ने इस नीति में एक तरह से कहा है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास किए जाएंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में महिलाओं की भागीदारी और साथ साथ एलजीबीटीक्यू यानी एक तरह से लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर, तो ये जो एक तरह से एक समुदाय है जिसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। तो एलजीबीटी कम्युनिटी की बात करें और महिलाओं की भागीदारी, उनको एक तरह से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में और मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा अभी नीति में नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में सरकार की तरफ से एक मसौदे में बात कही गई है। विज्ञान और जो समाज है उसके बीच की जो कड़ी है उसको मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर विज्ञान समाज में लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी अगर आप वैज्ञानिक सोच के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो पिछड़ सकता है। अगर हम वर्तमान में देखें तो पिछले कई वर्षों से खास तौर से माना जाता है जो अति राष्ट्रवाद की एक नीति चल रही है, इस कारण से कहीं ना कहीं विज्ञान के आधार पर हमारी जो सोच है उस पर एक तरह से प्रभाव पड़ता है। और ये भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में हुआ है। जर्मनी के पार्ट अगर हम बात करें या किसी भी देश का उदाहरण लें जहाँ पर अति राष्ट्रवाद को जब आगे बढ़ाया जाता है तो वैज्ञानिक सोच है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है। तो उसको हमें एक तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके आधार पर हम विज्ञान का जो एक तरह से रोल है समाज में वो बढ़ा सकते हैं और विज्ञान और समाज के बीच में जो सहयोग है उसको भी हम मजबूती प्रदान कर सकते हैं। विश्व में जो नई तकनीकें बढ़ रही हैं, जैसे अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जो भी इस तरह के नए तंत्र बढ़ रहे हैं उनमें हमें अपने काम को विस्तारित करने की आवश्यकता है और तभी हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक तरह से टिक सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जो भी हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी की जो गुणवत्ता है उस पर एक तरह से निर्भर करेगा कि हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कितना एक तरह से आगे आ सकते हैं, या साइंस की जो सुपर पावर हम टॉप 3 में आना चाहते हैं उसमें हम शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो अनुसंधान के जो हमारे केंद्र हैं, जो हमारे शिक्षण के केंद्र हैं,
हमारे अनुसंधान के जो केंद्र है, शिक्षण के केंद्र हैं, वहां पर हमारे मानक मजबूत होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी शिक्षण अनुसंधान के मानक हैं उनको हमें स्थापित करना चाहिए और लागू करना चाहिए, तभी हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपने आप को ला सकते हैं। और अंतिम रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी हमने आंकड़ा देखा, जीडीपी का 1% भी हम इस पर व्यय नहीं करते हैं। तो अगर हम साइंस सुपर पावर में टॉप 3 में जाना चाहते हैं तो हमें अनुसंधान और विकास पर व्यय बढ़ाना भी पड़ेगा, तभी हम इसमें एक तरह से सफल भविष्य में हो सकते हैं। तो ये एक नीति का मसौदा है जो यहाँ पर कुछ पॉइंट सरकार की तरफ से बताए गए हैं। नीति डिक्लेयर करेगी सरकार, बाद में जो भी इसमें सुझाव दिए जाएंगे उसके अंतिम रूप में स्वीकार करके या अस्वीकार करके। अंतिम रूप में जब ये नीति आएगी तो हम इसको फिर से चर्चा करेंगे जब भी सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। तो जो हमने मसौदा डिस्कस किया है उसके आधार पर एक मेंस का क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। भारत की 5वीं विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के मसौदे के संबंध में आलोचनात्मक समीक्षा करें। आप इसमें बताएं कि नीति में क्या क्या प्रमुख पॉइंट सरकार ने रखे हैं, क्या समस्याएं हैं, जैसे व्यय बढ़ाने की जरूरत है, या जो भी भेदभाव एक तरह से दिखता है अनुसंधान केंद्र या शिक्षण संस्थानों में, वहां पर कुछ समस्याएं उनको दूर करने की जरूरत है। जो अनुदान प्रबंधन है उसको मजबूत करना है, वित्तीय प्रबंधन संस्थानों का उसमें स्वायत्तता देना है, या अगर हम बात करें कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक है हमारे अनुसंधान और शिक्षण केंद्रों में उनको लाने की आवश्यकता है। तो ये समस्याएं इनको दूर करना है। तो नीति डिस्कस करके आप लास्ट में समस्याएं बताएंगे, तो यह आलोचनात्मक समीक्षा एक तरह से पूर्ण होगी। अगली न्यूज पर आते हैं, ये पेज नंबर 10 पर जीएस थर्ड पेपर में साइंस और टेक्नोलॉजी से इसको आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस न्यूज के माध्यम से प्रमुख रूप से हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारी चर्चा एक तरह से है इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, यानी टीकाकरण एजेंडा 2030, जो WHO के द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर जो टीकाकरण की एक तरह से स्थिति है उसको सार्वभौमिक यूनिवर्सल बनाना। तो इसी एक तरह से जो नीति है उसके संबंध में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो अलग अलग देशों में अलग अलग चरण में चल रहा है। भारत में भी अगर हम देखें तो लगभग 3 लाख लोगों को लगभग 12 दिन के अंदर अंदर कोविड-19 की वैक्सीन दी गई है। तो इसी कड़ी में हम इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 इसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो इस एजेंडे की अगर हम बात करें, टीकाकरण एजेंडा 2030, एक ग्लोबल स्ट्रेटजी टू लीव नो वन बिहाइंड, तो ये एक वैश्विक रणनीति है जिसमें टीकाकरण से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं रहेगा। तो इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पहल है और ये ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां हर कोई हर जगह हर उम्र में स्वस्थ और सेहत को बेहतर बनाने के लिए टीकों से पूरी तरह से लाभ प्राप्त करें। यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको प्राप्त करने में भी कहीं ना कहीं टीकाकरण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि अगर आप विभिन्न बीमारियां जो टीकाकरण के माध्यम से रोकी जा सकती हैं उनमें आप टीका नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्वस्थ नहीं हैं। तो जो सतत विकास के लक्ष्य जहां पर स्वस्थ जीवन की बात की गई है वो एक तरह से पूर्ण हो पाना आसान नहीं है। टीकाकरण किसी भी अन्य स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा की तुलना में अधिक लोगों तक पहुंचता है और यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जो प्रणालियां हैं उनकी नींव रखता है। तो कोई भी अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कर रहे हैं तो सबसे एक प्रारंभिक स्थिति हो सकती है कि उस केंद्र के आसपास जो भी बच्चे या जो लोग जिनको वैक्सीन दी जा सकती है, टीकाकरण किया जा सकता है, उनका टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। तो जब हम एक प्रारंभिक स्तर पर वैक्सीन से शुरुआत करते हैं तो सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य कवरेज है वो आगे चलकर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले वैक्सीन जो आसानी से उपलब्ध है उस प्रक्रिया में हमें सभी को शामिल करना चाहिए और धीरे धीरे हम सार्वभौमिक स्वास्थ्य जो कवरेज है उस पर एक तरह से जा सकते हैं। अगर हम सतत विकास लक्ष्य 3 की बात करें तो वो टीकाकरण को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य नंबर जो 3 है उसमें यह कहा गया है कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने और सभी उम्र के लिए अच्छे रूप में जीवन को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं जो टीकाकरण है वो एक बड़ा हिस्सा है। क्योंकि अगर आप टीकाकरण की प्रक्रिया में नहीं शामिल हैं तो संभव है कि आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वस्थ जीवन नहीं होगा और आपका जीवन अच्छी तरह से चल रहा है इसकी संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सतत विकास लक्ष्य 3 को प्राप्त करने में टीकाकरण कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसी कड़ी में ये जो टीकाकरण एजेंडा 2030 है वो WHO का महत्वपूर्ण हो जाता है।
हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सतत विकास लक्ष्यों में जो 17 लक्ष्य हैं उनमें से 13 ऐसे लक्ष्य हैं जहां पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से टीकाकरण का योगदान हो सकता है। तो आप देखिए 17 में से 13 लक्ष्यों में इनका कहीं ना कहीं रोल पड़ता है, वो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। तो हमें टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने की भविष्य में आवश्यकता है। पूरी रणनीति एक तरह से 4 हिस्सों में बटी हुई है। तो 4 प्रमुख सिद्धांत है जिसके आधार पर इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 को लागू किया गया है। पहला, ये लोगों को केंद्र में रखता है, यानी पीपल सेंटर्ड है। टीकाकरण को किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए जागरूकता या अन्य तरह के अभियान है उनकी सहायता लेना। दूसरा, देशों के नेतृत्व में। तो यहां पर एक तरह से क्या है कि ये जो कार्यक्रम है ये WHO संचालित जरूर कर रहा है, उसने प्रारंभ जरूर किया है, लेकिन अलग अलग देशों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अलग अलग देशों के द्वारा अपनी एक तरह से नीतियां बनाई गई है टीकाकरण को लेकर और उनको लागू किया जा रहा है। तो उसमें जो भी एक तरह से काम हो रहा है उसके संबंध में अगर किसी देश में अच्छा काम है तो उसका एक तरह से उपयोग दूसरे देश में भी किया जा रहा है। तो ये एक तरह से अलग अलग देशों के नेतृत्व में चलने वाली रणनीति है। तीसरा, व्यापक साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया गया, यानी यहां पर आपस में पार्टनरशिप है। जैसा हमने डिस्कस किया कि एक देश में अच्छी रणनीति को दूसरे देश में उपयोग करना। कहीं पर अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में कोई नया अनुसंधान विकास किया गया है उसका लाभ अन्य देशों को देना। जैसा हमने देखा कि जब हम बात करते हैं एस्ट्राजेनेका की जो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो एक तरह से इंग्लैंड में डेवलप की गई और उसका एक तरह से कह सकते हैं अंतिम रूप में उत्पादन भारत में किया जा रहा है और अन्य देशों को लाभ दिया जा रहा है। या अगर हम बात करें भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसका उत्पादन भारत में है और अन्य देशों में भी इसको पहुंचाया जा रहा है। तो ये एक तरह से साझेदारी के माध्यम से जो वैक्सीनेशन टीकाकरण की प्रक्रिया है उसको सार्वभौमिक करने की एक प्रक्रिया है। तो अलग अलग देश यहां पर भागीदारी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। डाटा द्वारा संचालित, यानी जो भी एक तरह से वैक्सीनेशन में डाटा हमारे पास है उसका उपयोग किया जाए। जैसे अगर किसी देश में आंकड़े हैं कि कोविड-19 से प्रभावित अभी भी लोग वहां पर ज्यादा हैं तो वहां पर वैक्सीनेशन को तेज किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोविड-19 से कोई भी व्यक्ति संक्रमित है तो वो संक्रमण को बढ़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपस में जो भी हमारे पास आंकड़े हैं उनको संकलित करके उनका उपयोग करा जाए तो ये टीकाकरण को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। टीकाकरण एजेंडे 2030 जो WHO ने शुरू किया है तो 4 रूप में है, लोगों पर केंद्रित है, देशों के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है, आपसी भागीदारी की जा रही है और साथ साथ एक तरह से जो डाटा है उसको एक तरह से आधार बनाकर जो भी टीकाकरण की प्रक्रिया उनको संचालित किया जा रहा है। आगे हम अपनी प्रेम्स की कुछ न्यूज देखते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा एक जो निर्णय दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है और यहां पर एक तरह से बाल यौन शोषण का एक मामला है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसकी काफी आलोचना की जा रही थी कि वो गलत तरीके से एक तरह से दिया गया है और उसी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक तरह से क्या है स्टे कर दिया है। तो यहां पर हम पोक्सो जो कानून है यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो बाल यौन शोषण से संरक्षण के संबंध में जो पोक्सो कानून है 2012 का उसके संबंध में एक तरह से हमने आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। पोक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, पोक्सो अधिनियम 2012 यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून है। तो यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न के साथ साथ पोर्नोग्राफी, इन सब से संबंधित एक तरह से कानून है जिससे बच्चों को एक तरह से संरक्षण प्रदान किया जाता है। उक्त अधिनियम एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। अगर किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसे बाल यौन शोषण के एक तरह से हिस्से में माना जाएगा। तो 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है वो एक तरह से बच्चों की कैटेगरी में मानकर उसके ऊपर अगर किसी तरह की यौन हिंसा हुई है तो इस पोक्सो कानून के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होती है। जो लोग यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की तस्करी करते हैं वे भी उक्त अधिनियम में संबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय है। यानी जो भी एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, मानव तस्करी, वो भी एक तरह से इसमें शामिल है अगर उसका उपयोग एक तरह से बाल यौन शोषण के लिए किया जाता है तो ये भी एक तरह से इस अधिनियम में दंडनीय है। चौथा, अधिनियम यौन अपराधों की अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए भी प्रदान करता है और यदि जानकारी होने पर व्यक्ति बाल यौन शोषण की सूचना नहीं देता है उसे 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ध्यान रखें, अगर किसी व्यक्ति को बाल यौन शोषण के बारे में कोई सूचना है तो उसकी रिपोर्ट करना उसके लिए आवश्यक है। तो अगर उसे सूचना है और वो रिपोर्ट नहीं करता है और बाद में जांच में ये पता चलता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसको भी 6 माह के लिए कारावास और जुर्माना या दोनों अलग अलग या दोनों साथ साथ देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर चारों पॉइंट एक तरह से आपके सही हैं।
चारों कथन सही है, तो आंसर आपका डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगली न्यूज पर हम आते हैं। बैंड ग्रुप थ्रेटन्स टू किल ऑयल फर्म वर्कर। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो कुमचैखा इलाके में जो हाइड्रोकार्बन के लिए एक तरह से ड्रिलिंग की जा रही है, वहां पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी हैं, उनका उल्फा संगठन जो एक उग्रवादी संगठन के रूप में असम में प्रमुख रूप से कार्य करता है, उसके द्वारा अपहरण किया गया है। तो यहाँ पर हम प्रमुख रूप से चांगलांग डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो ये म्यांमार से सीमा बनाता है और साथ साथ असम में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से इसकी सीमा है और अरुणाचल प्रदेश के अन्य 4 जिलों से इसकी सीमा है। प्रमुख रूप से जो महत्वपूर्ण है कि जो चांगलांग जिला है, इसी में नामदाफा राष्ट्रीय पार्क, नामदाफा नेशनल पार्क भी स्थित है। चांगलांग जिले में स्थित नामदाफा जो नेशनल पार्क है, उसके संबंध में हम आपको प्री का एक क्वेश्चन दे रहे हैं। नामदफा राष्ट्रीय पार्क के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह विश्व का एकमात्र पार्क है जिसमें बड़ी बिल्ली की 4 प्रजातियां हैं, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड या क्लाउडेड तेंदुआ। तो ये जो अगर हम क्लाउडेड लेपर्ड की बात करें तो इस पर बादल की तरह धब्बे होते हैं। हिम तेंदुआ की बात करें स्नो लेपर्ड, इसके अलावा बाघ, टाइगर और तेंदुआ लेपर्ड। तो ये 4 प्रजातियां हैं वो एक तरह से यहाँ पर पाई जाती हैं और ये दुनिया का अकेला इस तरह का पार्क है। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा टाइगर रिजर्व तो है ही है, उसी के साथ साथ कोमलांग और पके टाइगर रिजर्व भी है। तो केवल नामदाफा एकमात्र टाइगर रिजर्व है ऐसा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है, पहला सही है। तो आंसर ए केवल एक सत्य है। कंजर्वेशनिस्ट ज्वाइंस पैनल ऑन एलिफेंट कॉरिडोर केस। तो यहाँ पर एक तरह से हाथियों के लिए जो गलियारा है उसको देने के संबंध में एक यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस कमेटी में शामिल किया गया है जिसके द्वारा हाथियों के लिए इस तरह का जो कॉरिडोर है उसे बनाने का एक तरह से काम किया जाएगा। इस एलिफेंट कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से जानवर, खासतौर पे अगर हम बाघ की बात करें या हाथियों की बात करें जो माइग्रेशन करते रहते हैं, तो उनके लिए ये एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। और प्रमुख रूप से अगर हम ये देखें तो ये कॉरिडोर एक तरह से सिगुर प्लेटू पर स्थित है। सिगुर प्लेटू की बात करें तो नीलगिरी जो जैवमंडल का इलाका है उसमें नीलगिरी जिले के एक तरह से उत्तरी भाग में ये स्थित है। तो सिगुर पठार की बात करें और साथ साथ हम देख लें नीलगिरी जैवमंडल, तो उसी के संबंध में हम कुछ आपको पॉइंट बता रहे हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के भाग में फैला हुआ है। यह यूनेस्को के विश्व नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व का जो हिस्सा है उसमें शामिल है। तो यूनेस्को का जो MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत एक तरह से नीलगिरी भारत में घोषित होने वाला पहला जैवमंडल है। इसमें अगर हम देखें तो अरलम, मुदुमलाई, मुकुर्थी, नागरहोल, बांदीपुर और साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो शामिल है। इसी के साथ साथ वायनाड, करीमपुजा और सत्यमंगलम जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका इलाका भी एक तरह से नीलगिरी जैवमंडल में आ जाता है। सिगुर पठार की बात करें कि जो एक तरह से पारिस्थितिकी रूप से काफी इसे संवेदनशील माना जाता है, ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में नीलगिरी जिले के उत्तर और पूर्व में स्थित है। यह नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तरी ढलान पर मेयर नदी का जो जल निकासी क्षेत्र है उसमें एक तरह से आता है। तो ये जो सिगुर पठार का इलाका है ये एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में उल्लेखनीय है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में संपर्क बनाए रखता है, जिससे हाथी और बाघ की जो संख्या है और उनकी आनुवंशिकी विविधता बरकरार है। आप ध्यान रखें कि ये एक तरह से पश्चिमी घाट का इलाका और ये पूर्वी घाट का इलाका, तो उनके बीच में संपर्क के रूप में एक तरह से ये जो सिगुर पठार का क्षेत्र है वो कार्य करता है। तो इसी संबंध में हमने आपको प्री का यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। नीलगिरी जैवमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारत में घोषित पहला जैवमंडल है, सही स्टेटमेंट है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल राज्य में फैला हुआ है, सही स्टेटमेंट। तीसरा, इसमें अरलम, मुदुमलाई, मुकुर्थी, नागरहोल, बांदीपुर और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही वायनाड, करीमपुजा और सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। अभी हमने डिस्कस किया था। तीनों पॉइंट सही हैं, तो आंसर आपका डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगली न्यूज पर आते हैं। तो यहां पर एक समिति के द्वारा कोपरा की जब हम बात करें तो नारियल की जो गरी होती है उसके लिए कोपरा टर्म यूज किया जाता है। तो उसका जो MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने के संबंध में यहाँ पर एक समिति के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो आप ध्यान रखें जो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा सिस्टम है उसके संबंध में हम आपको प्री का यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग
23 वस्तुओं के एमएसपी की सिफारिश करता है, जिसमें 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 वाणिज्यिक फसलें, नारियल की गरी जिसे कोपरा बोला गया, गन्ना, कपास और कच्चा जूट शामिल है। 23 वस्तुओं की जो एमएसपी है, इसके संबंध में एक तरह से जो सिफारिश है या रिकमेंडेशन है वो दिया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। अंतिम घोषणा नहीं की जाती है, तो सिफारिश की जाती है, आप ध्यान रखें, पहला पॉइंट सही है। दूसरा, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, एमएसपी के स्तर और सीएसईपी यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग की जो सिफारिश होती है उनके आधार पर अंतिम निर्णय लेता है। तो अंतिम निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग नहीं लेता, वो सिफारिश देता है। अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसकी है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 तथा 2 सत्य हैं। अगली न्यूज पर आते हैं और यहां पर रूस की तरफ से जो नई स्टार्ट संधि है उसको एक तरह से 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है, यानी 2021 के पार्ट पर ये जो संधि एक्सपायर हो रही थी इसको 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो यहां पर आप ध्यान रखें, जब हम नई स्टार्ट संधि की बात करते हैं तो ये जो पुरानी स्टार्ट संधि है उसी का अगला रूप है। नई स्टार्ट संधि की अगर हम बात करें तो जो पहली स्टार्ट संधि थी जो 91 में हस्ताक्षर की गई थी और एक तरह से लागू की गई थी 94 में, तो ये जो 94 में लागू की गई थी ये 2009 में एक तरह से समाप्त हुई, यानी 15 साल एक तरह से स्टार्ट जो संधि है वो चलती रही। तो उसकी जगह नई संधि एक तरह से न्यू स्टार्ट ट्रीटी, नई स्टार्ट संधि के रूप में जानी जाती है। नई स्टार्ट संधि की जब हम बात करें तो इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे 2010 में। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अगर हम देखें तो 2011 में लागू हो गई थी, तो 10 साल का समय अगर हम ले लें तो 2021 में एक तरह से इसको समाप्त होना था। और इसमें एक बार में देखें तो अधिकतम 5 साल के लिए इसको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो 5 साल का जो एक्सटेंशन है वो एक तरह से रूस की तरफ से भी कर दिया गया है। नई स्टार्ट संधि की बात करें तो अमेरिका और रूस के बीच में नाभिकीय हथियारों को नियंत्रित करने की एकमात्र प्रमुख संधि है जो वर्तमान में बची हुई है। इसके अलावा जो अन्य प्रमुख संधियां हैं वो एक तरह से ट्रंप के समय में प्रमुख रूप से उनको समाप्त कर दिया गया। तो नई स्टार्ट संधि का ये जो एक्सटेंशन रूस ने दिया है और अमेरिका की तरफ से भी इसकी जो सहमति है, तो ये कहीं ना कहीं नाभिकीय हथियारों की जो होड़ अमेरिका और रूस के बीच में उसको रोकने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो नई स्टार्ट संधि में प्रमुख उद्देश्य ये था कि मिसाइल और जो बम वर्षक हैं उनकी संख्या को 700 रखा जाए। जो भी वॉरहेड है यानी जो न्यूक्लियर वॉरहेड है जिनको एक तरह से बम वर्षक विमानों में और मिसाइलों में लगाया जा सकता है, इनकी संख्या को 1550 तक सीमित रखा जाए। और जो भी तैनात हैं और गैर तैनात जो भी लॉन्चर हैं जहां से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है, इनकी संख्या को 800 पर सीमित किया जाएगा। ये नई स्टार्ट संधि का प्रमुख एक तरह से जो लक्ष्य थे जो प्राप्त करने हैं। तो ये 5 साल के लिए इसको एक्सटेंशन मिल गया है। इसी संधि के संबंध में हमने आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। नई स्टार्ट संधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। न्यू स्टार्ट, देखिए स्टार्ट का मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच परमाणु हथियारों को कम करने की संधि है। सही स्टेटमेंट है। यह 8 अप्रैल 2010 को प्राग में हस्ताक्षरित की गई तथा यह 5 फरवरी 2011 को लागू हुआ। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा पॉइंट देखें, दोनों देशों ने 2021 में इस संधि को 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया है, यानी इस पर इनकी सहमति हो गई है यूएसए और रशिया की। और आने वाला जो 5 फरवरी 2021 का समय है इस पर यह संधि एक्सपायर कर जाएगी। तो इसीलिए इसके पहले इनके द्वारा आपस में एक तरह से सहमति भी जताई गई है कि आने वाले 5 सालों के लिए इस संधि को विस्तारित कर दिया गया है, यानी 2026 5 फरवरी तक के लिए इसको विस्तारित कर दिया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, 1 और 2 सही थे, तो तीनों सही है। तो आंसर आपका डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये हमारे 28 जनवरी 2021 के समाचार विश्लेषण थे। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।